जय हिंद साथियों, क्या हाल, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल स्वस्थ मस्त होंगे। और एग्जाम का डेट को लेकर के आप सभी बच्चों के खूब सारे क्वेरी थे, डेट बढ़ गया घट गया एंड ऑल। हाँ, ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे, आप सबको जानकारी हो जाएगी, है ना। साथियों, हम सब आज के सेशन के अंदर करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। और अगले जो भी टाइम मिला हुआ एग्जाम से पहले हम लोग करंट अफेयर्स पे ढेर सारे डिस्कशंस को देखने वाले हैं। और आपके अपकमिंग 17वीं बीपीएससी के अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट अपने क्लास से मिलेगा। ठीक है, अब तक का अनुभव बहुत बेहतर रहा है, आप सब बने रहें। और आज हम सब जो करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग देखने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। और मंथली में हम लोग प्रयास करेंगे कि हर मंथ का दो दो पार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ ऐसे करके। तो आज हम सब देखेंगे अक्टूबर पार्ट 1, ठीक है। और आपका पेपर चूंकि दिसंबर में है, तो जब ये नवंबर माह कंप्लीट हो जाएगा तो नवंबर के भी करंट अफेयर्स को हम लोग एक बार वहाँ पे देख लेंगे। चलिए, तो सभी बच्चों का स्वागत है अपने चैनल पे। हम सब करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ चुके हैं और अगले कुछ ही मिनटों में करंट अफेयर्स के ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ढेर सारे सवालों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में शामिल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सभी लोग रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। चलिए साथियों, बिल्कुल ये देखो, एक बात ना हमेशा ध्यान रखें, आप अपनी तैयारी में रहिए। योद्धा कभी इस बात का परवाह नहीं करता है कि युद्ध की रणभेरी कब बजेगी। युद्ध की रणभेरी कभी भी बजे, वो अपनी तैयारियों पे ध्यान देता है। उसी प्रकार से आप सभी बच्चे भी इस बात का ख्याल रखें। एग्जाम्स कभी भी हो, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखो, ताकि जब भी एग्जाम होगा सिलेक्शन आपकी होगी, जीत आपकी होगी। तो अपनी तैयारियों पे विशेष ध्यान रखें। आपके सोचने चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अंततः जो बीपीएससी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा उसी को हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए साथियों, हम लोग अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और करंट अफेयर्स में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग आज जो शुरुआत कर रहे हैं साथियों, हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर 2024। हाँ, आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि अभी हम लोग देखेंगे अक्टूबर माह के तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और आज हमारा ये जो सेशन है साथियों, यह है अक्टूबर 2024 पार्ट 1। ठीक है, हर माह का दो दो पार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। और इसमें केवल उन्हीं सवालों को हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और केजीएस के जितने भी बच्चे हैं उनको आप अपने एप्लीकेशंस पे जो क्लासेस मिल रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, वो जरूर देखना। विजेता बैच के अंदर जब हम वापस से मिलेंगे तो विजेता बैच के अंदर जो होगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू, वो भी हमारा पूरा अलग से सब कुछ तैयार है, रेडी है। तो जो बच्चे विजेता बैच में नहीं है, प्रयास करना उस बैच में भी जरूर से जरूर आप इनरोल हो जाना, है ना। चलिए हम लोग साथियों अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर माह में तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसमें आप प्रश्नों को पढ़ें, उसमें आप प्रश्नों को ध्यान से देखें। ठीक है, पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सवाल क्या है उसे देखेंगे। 8वां संस्करण काजिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। 8th एडिशन ऑफ काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। हाँ, किन देशों के बीच यह अभ्यास हुआ है साथियों। काजिंद में KAZ स्टैंड फॉर कजाकिस्तान, IND स्टैंड फॉर इंडिया। तो कजाकिस्तान वर्स एंड इंडिया किसके बीच हुआ भाई, कजाकिस्तान एंड इंडिया। कौन सा एडिशन है इस वर्ष, तो हमने यहाँ पे प्रश्न में मेंशन कर रखा है, ये 8वीं संस्करण है, 8th एडिशन, है ना। और कहाँ पर ये आयोजन हुआ है, तो साथियों सभी ने जानकारी रखोगे, ये जो आयोजन हुआ है, ये जो काजिंद अभ्यास हुआ है, यह हुआ है ओली में। हाँ, कहाँ पड़ता है ये ओली भाई, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। ओली कहाँ पे है, उत्तराखंड में, जहाँ पे आयोजन हुआ है। उत्तराखंड ओली में इसका आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर हम लोग इसमें करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ओली उत्तराखंड के अंदर हुआ है काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज। 2016 से यह एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच हो रहा है, तो इसकी जानकारी आप रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आप यहाँ देखोगे कि सवाल आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि बताओ हाल ही में हरिकेन हेलेना एक प्रकार का ये चक्रवात है। और हरिकेन जो होता है साथियों कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन के अंदर जो है आपको इसको देखने को मिलेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ये हरिकेन हेलेना है
ये रिसेंटली किस कंट्री को अफेक्ट किया है, हाल ही में ये किस कंट्री को हिट किया है, कहाँ पे पहुंचा है। तो साथियों हरिकेन हेलेना अमेरिका को इसने प्रभावित किया है। अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को इसने प्रभावित किया है। 1 करोड़ 20 लाख, कितनी की आबादी, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रभावित किया है ना। कई बार परीक्षा में आपको ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे कि भाई यह जो हरिकेन हेलेना है कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कैरेबियन सी से एंड अटलांटिक ओशियन से, ठीक है, कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ से ये प्रारंभ होता है और इतने बड़े क्षेत्र में इतने सारे लोगों को यहाँ से इसने प्रभावित किया है, तो इसकी जानकारी हम सब रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं ना, तो अक्टूबर में ढेर सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब अक्टूबर माह का होगा। और आप लोग प्रयास करना कि कुछ सवालों के उत्तर आप जरूर कमेंट करें अगर आपको आ रहा है तो, अदरवाइज आप प्रयास करिए, ध्यान से बिल्कुल सुनते चलना है, नोट करते चलना है। आगे प्रश्न क्या है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, बिहार एग्जाम्स, हाँ केजीएस बिहार एग्जाम्स जो चैनल है अपना, चैनल का नाम आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, क्लास के बाद आपको वहाँ पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि हाल ही में किस देश के नाम पर नई दिल्ली में एक सड़क का नाम रख दिया गया है। रिसेंटली रोड इन न्यू दिल्ली हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच कंट्री, ऑन विच कंट्री, कौन सा कंट्री जिसके नाम पे सड़क का नाम रखा गया है, भाई वह सड़क है जमैका, है ना। साथियों हर देश का एक एम्बेसी होता है, दूतावास होता है देश के अंदर, और हर देश का जो है हाई कमिश्नरी होता है, उच्चायोग होता है। तो जो जमैका का जो उच्चायोग है दिल्ली में, उस उच्चायोग के सामने वाली जो सड़क है नई दिल्ली के अंदर, उस सड़क का नाम रखा गया है जमैका मार्ग। क्या नाम रख दिया गया भाई इसका, जमैका मार्ग। अब आपके जहन में सवाल होगा ऐसा क्यों किया गया, देखो इस तरह के कई सारे जो डिसीजंस होते हैं वो सरकारें लेती हैं, और सरकार इसलिए लेती ताकि दोनों देशों के बीच जो है अच्छे संबंध हो, देशों को ये पता चले कि हाँ भाई हमें कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, हमारे महत्व को कोई समझ रहा है, हमें कोई महत्व दे रहा है। तो ये जानकारी हम सब यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई कि जमैका के नाम पे नई दिल्ली में सड़क का नाम रख दिया गया है, ठीक है, जमैका। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो जमैका के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है साथियों, उनका नाम है एंड्रयू हॉलनेस। हाँ, तो वो हाल ही में भारत के दौरे पे आए थे, एंड्रयू हॉलनेस, ये भारत के दौरे पे भी आए हुए थे। तो जब ये भारत के दौरे पे आए थे उस दौरान इस प्रकार का डिसीजन यहाँ पे लिया गया था। आगे देखो फिर से सवाल हमारे सामने होगा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके डायरेक्टर, तो साथियों आलोक रंजन, सही जानकारी क्या होगा, आलोक रंजन को बनाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डायरेक्टर। ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। किसके अंदर काम करता है भाई, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, है ना, गृह मंत्रालय के अंदर जो है काम करने वाली संस्था है, और जैसा नाम है उसी प्रकार से इसका काम है। तो गृह मंत्रालय के अंदर काम करने वाली संस्था को यहाँ पे इसके अध्यक्ष बना दिए गए, इसके डायरेक्टर अपॉइंट किए गए आलोक रंजन। कई बार ऐसे सवाल होंगे कि बताओ ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो साथियों इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1986 में ना। आमतौर पर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, परंतु अगर जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, 1986 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और अभी आलोक रंजन जो है इसके डायरेक्टर हो गए हैं। इसका एक रिपोर्ट बड़ा फेमस है, रिपोर्ट होता है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, है ना, वो एनुअल रिपोर्ट है जिसमें आपको ये पता चलता है कि भारत में क्राइम का क्या स्टेटस है ना, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट लगभग है, ये हर वर्ष ये जारी करते हैं, देश में क्या रिपोर्ट रहा है क्राइम को लेकर, अपराधों को लेकर के। तो ये रिपोर्ट भी अगर पूछा जाए कौन जारी करता है भाई, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसके अध्यक्ष। आगे सवाल फिर से हमारे सामने होगा कि किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता घोषित कर दिया है। भारत में अपनी तरह का पहली बार किसी राज्य ने इस प्रकार का डिसीजन लिया है जिसमें देसी गाय जो है साथियों उसको घोषित कर दिया गया है, राज्य का जो है राज्य माता के रूप में उसको मान्यता दिया गया है। तो यह घोषणा हुआ है महाराष्ट्र में, और उसमें गाय का जो है वो वैदिक काल से उसके महत्व को वहां पे प्रकाश में डाला गया है। वैदिक काल से वहां पे इस विषय को महत्व के तौर पे देखा गया कि जो गाय है भारत में वो वैदिक काल से जो है साथियों ये इसका महत्व है। गाय का दूध हो या उसके गोबर है, उसका खासा महत्व होता है, और उसको लेकर के वहां की सरकार ने निर्णय लिया है। भारत में पहली बार किसी राज्य के अंदर इस प्रकार के डिसीजंस आए हैं। तो सवाल तो एग्जाम में बनेगा, है ना,
और सवाल बनेगा तो उत्तर भी हमें रेडी रखना है। आगे प्रश्न क्या है भाई? आगे प्रश्न होगा कि केंद्र सरकार ने नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन पूरे होने के अवसर पर नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दे दिया है। एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दे दी है। इस योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? हाँ, एक नई स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साथियों, जिसका नाम है जल ही अमृत। पूछा जा रहा है कि ये जो स्कीम है इसको अंडर विच मिनिस्ट्री विल बी इट विल बी ऑपरेटेड, ये कौन सा मंत्रालय इसको ऑपरेट करेगा? साथियों एक स्कीम आपको जानकारी होगी, वह स्कीम है अमृत योजना, है ना। अमृत 2.0 अभी चल रहा है ना। तो ये जो अमृत 2.0 स्कीम है साथियों, ये शहरों के अंदर लॉन्च किया गया था। शहरों का जो सीवरेज सिस्टम है और वहां पे जो वाटर सिस्टम, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया जाता है। और ये जो अमृत योजना 2015 की योजना है, इस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया जल ही अमृत योजना। और यह अमृत योजना जो लॉन्च किया गया साथियों, इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा जो है इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार की 100 वर्ष, मोदी जी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार की स्थापना के बाद जो है 100 दिन पूरे होने के अवसर पे इस कार्यक्रम को यहाँ लॉन्च किया गया है। नाम क्या है कार्यक्रम का? जल ही अमृत। भाई सच में जल अमृत है। इसलिए देखोगे कि भारत में सरकारें अलग अलग स्तरों पे वाटर कंजर्वेशन को लेकर, जल संरक्षण को लेकर के कई सारे प्रयास करते रहती है ना। तो उसको लेकर के यहाँ पे देखेंगे। चलो चलिए, एक बच्चा लिख रहे हैं सर आप बिल्कुल अभी अच्छे से रिवाइज करोगे सारे सवालों को। अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स हम सब यहाँ देख रहे हैं साथियों। नेक्स्ट आपके सामने फिर से एक प्रश्न है। पिछले दिनों देखोगे बहुत सारा साइक्लोन खबरों में ना था ना, तो एक तरफ साइक्लोन का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा है ओरिजिन एरिया, ठीक है, कि कौन सा साइक्लोन किधर आया था। तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई पिछले दिनों चक्रवात जो उत्पन्न हुए थे ना, देखोगे बहुत सारे चक्रवात खबरों में रहता है, बहुत सारे साइक्लोन न्यूज में बने रहते हैं। तो कौन सा चक्रवात, कौन सा साइक्लोन किस क्षेत्र में खबरों में था, तो उसको लेकर के सवाल है। जैसे एग्जाम के अंदर आएगा कि बताओ भाई ये चक्रवात का नाम क्या है, किस क्षेत्र में उसकी उत्पत्ति हुई, मिला करके बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको मिलाया है, जैसे टाइफून यागी। टाइफून यागी कहाँ ओरिजिन हुआ भाई? साउथ चाइना सी में। भाई करेक्ट है बिल्कुल, दक्षिण चीन सागर में हुआ है। हरिकेन जॉन कहाँ पे उत्पन्न हुआ है? मैक्सिको की खाड़ी में। भाई ये भी बिल्कुल सही है। हरिकेन हेलेना कहाँ पे हुआ है? कैरेबियन सागर में और अटलांटिक ओशियन में ना। तो ये भी क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। टाइफून कैथॉन ये भी दक्षिणी चीन सागर में हुआ है, ये भी सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने में मेरे से गलती हुई है। एक्चुअली मुझे एक ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए था जो गलत होगा, बट मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही कर दिए हैं। तो कोई भी बच्चा अगर इसमें आंसर कर रहा है मतलब वो गलत उत्तर कर रहा है ना। चलो, इसमें सारे सही थे, लेकिन आप जानकारी रखिएगा कि ये सब अलग अलग साइक्लोन है। ये सब क्या है भाई? साइक्लोन है, चक्रवात है, जो अलग अलग क्षेत्रों से ओरिजिन हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो ये पूरा पूरा जानकारी हम लोगों को यहाँ पे रखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक दो बच्चे ने डिलीट मार दिया, बताओ डिलीट मार दिया। यहाँ पे तो चलो फिर भी डिलीट कर देंगे, एग्जाम में क्या होगा जब आप OMR को रख दोगे, हालांकि वहां पे ऐसा नहीं होगा, एक ऑप्शन वो गलत लेके ही रहेंगे। तो मैं बीच बीच में ऐसा एक दो सवाल जरूर रखने वाला हूं जहां पे आप लोगों को अपने आंसर्स को, अपने कमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा। बच्चा एप्लीकेशंस पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया हूं। अगर खान ग्लोबल स्टडीज BPSC 17वीं बैच में अगर आप होंगे तो मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट है। टॉपिक वाइज 2-3 टॉपिक बचा हुआ है और विजेता बैच के लिए पूरी तैयारी हो गई है, थ्योरी प्लस MCQ, ठीक है बिल्कुल। तो बेफिक्र हो करके आपको जितना यहाँ से डिलीवर किया जा रहा है केवल उतना पढ़ेंगे, आपका काम बन जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहाँ से किया है? क्रूज भारत मिशन है ना। वेयर हैज यूनियन वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द क्रूज इंडिया मिशन, कौन सा प्लेस से? तो साथियों इन्होंने मुंबई पोर्ट, बॉम्बे जो बंदरगाह है वहां से इसकी शुरुआत किया है।
नाम क्या है इसका भाई? क्रूज इंडिया मिशन। अब ये क्रूज इंडिया मिशन क्या है भाई? तो सभी बच्चे जानकारी रखोगे कि क्रूज इंडिया मिशन जो है ना, ये मिशन लॉन्च किया गया है मुंबई से। कहाँ से लॉन्च किया गया? मुंबई से। एग्जाम में यह भी कई बार पूछा जाता है, इसका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है साथियों कि 2029 तक, 2029 तक 10 लाख, 10 lakhs, 10 लाख क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देना। क्रूज पर्यटक जो होते हैं उनकी संख्या 10 लाख होनी चाहिए, जो टूरिस्ट होते हैं। तथा 4 लाख रोजगार सृजन करना। जब ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो क्या होगा? रोजगार भी सृजित होंगे। तो 4 लाख रोजगार सृजन करना। हाँ, तो ये इसका टारगेट रखा गया है। तो भाई हाल ही में पिछले दिनों जो हमारे यहाँ एक स्कीम लॉन्च हुई, एक मिशन लॉन्च किया गया, क्रूज इंडिया मिशन। किसने लॉन्च किया अभी? यूनियन वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने, मुंबई से। एम क्या है? 2029 तक 10 लाख क्रूज पर्यटकों को लक्ष्य को हासिल करना, और साथ ही साथ जो है वो 4 लाख रोजगार के नए अवसरों को यहाँ पे उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या होगा देखिए। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि शहरी शासन सूचकांक, शहरी शासन सूचकांक जो है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, उसमें बताना है कि विच स्टेट टॉप्स इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, वह कौन सा राज्य साथियों जिसने शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो मुंबई की एक संस्था है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है प्रजा फाउंडेशन। और ये प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को यहाँ पे जारी किया जाता है। तो प्रजा फाउंडेशन ने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है, शहरी शासन सूचकांक। इसमें टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं। कितने सूचक होते हैं, कितने इंडिकेटर्स होते हैं भाई? इसमें 4 सूचक होते हैं, ठीक है। और वो 4 अलग अलग जो सूचक होता है, जानना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि 4 सूचक जो होता है, इंडिकेटर्स, उसके आधार पे भारत में जो शहरी शासन में पहला रैंक जिसने हासिल किया उसका नाम है केरल। तो राइट आंसर क्या करेंगे? केरल। ओडिशा इस सूचकांक में दूसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पे, ठीक है। बिहार झारखंड इधर देखोगे हमारे तरफ के वाले राज्य जो बहुत पिछड़े हैं, ठीक है। सबसे निचले स्तर पे कौन है? सबसे निचले स्तर पे कौन है, मतलब सबसे खराब परफॉर्म किसने किया है? तो साथियों सबसे खराब परफॉर्म करने में नागालैंड जो है, वो नागालैंड जो है, ये जो शहरी शासन है उसमें इन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है, नागालैंड, ठीक है। तो सबसे अच्छा याद रखेंगे केरल। सबसे खराब कौन है भाई? तो सबसे खराब में हम लोग जो नाम याद रखेंगे भाई, तो सबसे खराब कौन है? सबसे खराब में है नागालैंड। हाँ, सबसे अच्छा केरल, केरल। और किसने जारी किया है? प्रजा फाउंडेशन ने। चलो आगे बढ़े क्या। यूट्यूब की दुनिया में कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वो भी लाइव क्लासेस में, है ना। तो प्रयास करोगे, बहुत वाइज होकर के पढ़ाई करना है, कमेंटबाजी के चक्कर में नहीं रहना है। कुछ आपके, हाँ, कई बच्चे आते हैं कि कुछ भी लिखते हैं, देन उनको लिखते हैं। तो बच्चे आप पढ़ाई करना, अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाना, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, ना फालतू कमेंट्स करने हैं, ना फालतू रिस्पॉन्ड करना है ना। और आप KGS के होनहार बच्चे हो, आपको इतना दिल दिमाग तो है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा, स्कीम का नाम है साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत कितने आदिवासी बहुल जिले शामिल किए गए हैं? एक नई स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। या फिर इसी को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इसी योजना का अन्य नाम है पीएम, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। ये सेम योजना है, अलग अलग नहीं है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, ये सेम योजना है, अलग अलग नहीं है योजना, ये दोनों एक ही योजना है। हाँ, तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितने आदिवासी बहुल जिले शामिल है। तो माफ करना, ये ऑप्शन थोड़ा देने में गड़बड़ हो गया। आप इसमें राइट आंसर करना 550 जिले, ठीक है। देश के कितने जिले इसमें शामिल है? 550 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, 550 जिले इसमें शामिल है। और 550 जिलों के, ध्यान से समझेंगे, 550 जिलों के लगभग 63,000
आदिवासी बहुल गांव इसमें शामिल हैं। आदिवासी बहुल गांव जो है इसमें शामिल हैं। आदिवासी बहुल गांव इसमें शामिल हैं। ठीक है। आज देखे होंगे कि आज चूंकि बिरसा मुंडा का जयंती है, तो सरकार ने आज ऐसे भी टीवी पे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे इसका ऐड दिया हुआ था, इस स्कीम का। प्रभात खबर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा देखा होगा, फ्रंट पेज पे था लिखा हुआ, सेम लाइन लिखा हुआ है, 63,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए जो है सरकार ने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की घोषणा की है। तो कितने गांव इसमें शामिल है? 63,000 गांव। कितने जिलों के भाई? 550 जिलों के सारे गांव यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इन सभी गांवों का यहाँ पे विकास किया जाएगा। तो इसमें भी इंग्लिश तरफ भी करेक्ट कर देना, 550 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट हमारे सामने होगा साथियों, नेक्स्ट हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को, निम्नलिखित में से कैबिनेट के द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड, शास्त्रीय भाषा के तौर पे हाल ही में 5 नई भाषाओं को दर्जा दिया गया है। और ये 5 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 5 नई भाषाएं जो हमारे सामने साथियों, वो 5 नई भाषा है। एक हो गया मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये 5 ऐसी भाषाएं हैं जिसको हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। और इन भाषाओं के बारे में परीक्षा के अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये सभी नाम हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी रखेंगे कि कौन कौन से जो है नाम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है। अगर बोला जाए कि भारत में शास्त्रीय भाषा का जो मान्यता दिए जाने का प्रचलन है कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 2004 में इसकी शुभारंभ कब हुआ है? 2004 में। ठीक है। पहला जो भाषा मिला था ना जिसको सबसे पहले, वो था तमिल भाषा। तमिल भाषा जो है इसको सबसे पहले जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे, शास्त्रीय भाषा के तौर पे मान्यता दिया गया था। अब इससे होगा क्या? तो सरकार जो है शास्त्रीय भाषाओं के विकास के लिए जो बजटिंग करती है, जो प्लान बनाती है, योजनाएं बनाती है, उनमें इन भाषाओं के भी विकास को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है। आगे देखो, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वार्ता कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो स्टूडेंट, भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वार्ता पेरिस में हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है ना। और ये जो वार्ता है साथियों, ये जो इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो वार्ता है, ये वार्ता बेसिकली दोनों देशों के बीच जो है वो रक्षा सचिवों के बीच हुआ है। जो रक्षा सलाहकार जो है, जो दोनों देशों के डिफेंस एडवाइजर जो हैं, तो उनके बीच हुआ है, रक्षा सलाहकारों के बीच हुआ है ना। जो एडवाइजर हैं, जैसे भारत के कौन है? तो भारत के तरफ से अजीत डोभाल साहब हैं। तो अजीत डोभाल भारत की तरफ से शामिल हुए हैं। अजीत डोभाल साहब इसमें शामिल हुए हैं। और दूसरे तरफ से अगर आप देखोगे तो फ्रांस के जो जो वहाँ पे जो उसके सलाहकार है, डिफेंस एडवाइजर जो है, उनका नाम है स्टूडेंट इमैनुअल बैनो। हाँ, तो वो इसमें यहाँ पे शामिल हुआ है, बानो, वो यहाँ पे शामिल हुआ। मतलब इन दोनों के बीच जो है ये डिफेंस स्ट्रैटेजिक जो है बातचीत हुई है, इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और फ्रांस के साथ जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है साथियों, 1947 से है। तो ये भी अभी 75 ईयर्स पूरा हुआ है। 75 वर्ष भी हाल में इसका पूरा हो गया डिप्लोमेटिक ईयर का, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का। तो उसको लेकर के भी जो है इस बैठक की काफी महत्व था, और उसको लेकर के जो है ये बातचीत यहाँ पे हुई है। आगे बढ़िए, अगला सवाल था कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कौन सा है? ग्लोबल या फिर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ पर हुआ है? ठीक है। ये समिट कहाँ पर हुआ है? तो भाई यह समिट दुबई के अंदर हुआ है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। हाँ, और साथियों यहाँ पे प्रश्न में ही लिखा हुआ है 10वां संस्करण है, यानी कि ये जो हरित सम्मेलन हो रहा है इसका 10th एडिशन है, 10वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है भाई? तो दुबई के अंदर। जैसा नाम है उसी प्रकार से यहाँ पे काम है। तो दुनिया भर में आप देखोगे कि अभी हर क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, डेवलपमेंट के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट को, सस्टेनेबिलिटी को कैसे और बढ़ाया जा सके, उसमें और कैसे प्रगति किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे फोकस किया जा सके, उसको लेकर के कॉन्फ्रेंस, एक सबमिट है।
इसमें दुनिया भर के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, दुनिया भर के जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले जो लीडर्स हैं, वो सब इसमें बैठक में शामिल होते हैं। तो यह बैठक दुबई में हुआ है और 10वां संस्करण है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल था कि बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए, ध्यान से देखेंगे, बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। प्रश्न को ध्यान से सुनोगे तो आपके सवाल जो है बनेगा। हाँ, प्रश्न क्या है कि बेहतर भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो साथियों ये प्रत्येक वर्ष जो है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर माह, यानी कि अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार को यह दिवस मनाया जाता है ना। तो इसमें हम लोग सही जानकारी क्या देखेंगे भाई? इसमें सही जानकारी हो जाएगा 7 अक्टूबर, अक्टूबर का पहला जो सोमवार है, तो 7 अक्टूबर हो जाएगा। और ऐसे आप एक जगह कहीं लिख लेना कि ये जो दिवस मनाया जाता है, हैबिटेट डे जो मनता है, ये मनता है फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर माह का प्रथम मंडे। तो उस दिन जो है ये हैबिटेट दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष जो है 7 अक्टूबर को मनाया गया है। आगे बढ़ो, अगला सवाल है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ 162 मिलियन डॉलर का लोन समझौते की घोषणा किया है? तो साथियों उस संस्था का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है उसका? एशियाई विकास बैंक, एडीबी। और एडीबी के साथ यह समझौता यहाँ पे किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश इस लोन का क्या करेगा? तो साथियों हिमाचल प्रदेश जो है इस लोन का प्रयोग अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करेगा, वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करेगा। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकेगा, उसको लेकर के इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कैसे टूरिज्म हो। और एडीबी के द्वारा ये यहाँ पे सहयोग किया गया है। एडीबी जिसके बारे में हम सबने जानकारी है कि 1966 में बना है, और इसमें टोटल जो सदस्य देश हैं, सदस्य इसमें टोटल मेंबर्स जो है इसमें है, अब इसमें 69 मेंबर्स हो गए हैं। आपने जानकारी होगा कि रिसेंटली इजराइल जो है इसका मेंबर बन गया है, पहले 68 था और इजराइल अभी हाल ही में इसका मेंबर के रूप में शामिल हुआ है, तो 69 हो गया ना। और एडीबी का जो इंडिया के जो डायरेक्टर है उनका नाम है मिया ओका। परीक्षा में कई बार सवाल रहेगा कि इंडिया के डायरेक्टर कौन है एडीबी का, तो एडीबी को इंडिया में रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो मिया ओका के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जापानीज हैं। चलो आगे फिर से क्वेश्चंस होंगे हमारे सामने कि भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर विषय के साथ भारतीय वायुसेना ने अपना 92nd फाउंडेशन डे जो है, राइजिंग डे जो है, 52वां स्थापना दिवस कब मनाया, कहाँ पर मनाया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। यह स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया है? ठीक है, तो स्टूडेंट यह स्थापना दिवस मनाया गया है चेन्नई के अंदर, और वहाँ पे जो हमारा जो वहाँ पे जो वायुसेना स्टेशन है उसका नाम है ताम्रम वायुसेना स्टेशन, है ना। क्या नाम है भाई उसका? ताम्रम वायुसेना स्टेशन, जो कि हमारा पड़ता है चेन्नई के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ताम्रम वायुसेना स्टेशन, चेन्नई। हाँ, ये कहाँ पड़ता है भाई? चेन्नई के अंदर। हाँ, तो वहाँ पे मनाया गया है 52वां स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का। जब भी बात होता है इंडियन एयरफोर्स का तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है स्टूडेंट ये 1932 में बना था, और उस समय इसको इंडियन एयरफोर्स नहीं कहते थे। हाँ, उस समय इसका ब्रिटिश राज्य था चूंकि, तो इसका नाम अलग था। 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स किया गया था। और अभी इसके जो चीफ एयर मार्शल हैं, अभी जो यहाँ पे इसके जो चीफ एयर मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह है, अभी रिसेंटली इनकी भी नियुक्ति हुई है, अमरप्रीत सिंह। तो इनका भी नाम आप जानकारी में रखेंगे, ठीक है। चीफ एयर मार्शल जो अमरप्रीत सिंह है, तो अभी हाल ही में इसने अपना 92nd फाउंडेशन डे मनाया गया ताम्रम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे क्या सवाल है भाई? आगे क्वेश्चंस देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आगे सवाल होगा कि हाल ही में किस टीम ने 61वें ईरानी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है, 2024-25 का खिताब अपने नाम। तो इसमें विजेता है मुंबई, इसमें जो विजेता है, विनर जो है स्टूडेंट, वो है मुंबई की टीम, और शेष भारत इसमें उप विजेता है। ठीक है, तो ये जो क्रिकेट का एक फेमस टूर्नामेंट जो है साथियों, इस टूर्नामेंट्स को वापस किसने जीत लिया भाई? मुंबई ने। ठीक है, तो मुंबई जो है वो
61वें ईरानी ट्रॉफी का विजेता बन गया है, विनर बन गया है ना। चलो, यूट्यूब का अपना अलग मजा है। हाँ और कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि बस पढ़ के मन ही मन मुस्कुरा सकते हैं आप। हाँ, आप उसे रिपीट कमेंट को भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो कोई नहीं, आप सभी कोशिश करना कि कमेंट्स को नहीं भी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आंसर्स करें, कुछ डाउट है डेफिनेटली पूछें, है ना। ऑल राइट, चलो तो इस जानकारी को हम लोगों ने देखा स्टूडेंट। इसमें विजेता कौन है भाई, तो मुंबई की टीम इसमें विजेता बन गई है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखो, तो आगे सवाल होगा हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निजुत मोइना योजना की घोषणा किया है। निजुत मोइना योजना, तो साथियों इस योजना की घोषणा आसाम की सरकार ने किया है। और इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे रखा गया है, और वह है छात्राओं को आर्थिक सहायता। इसमें क्या किया जाएगा, छात्राओं को आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जो लड़कियां पढ़ाई करना चाहती हैं उनको सरकार आर्थिक सहयोग करेगी, इकोनॉमिकली उन्हें असिस्ट करेगी, और उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर कोई सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई उच्च माध्यम में 10+2 में अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे 1,000 रुपये का सहायता राशि है प्रति माह। मतलब हर महीने उनको 1,000 रुपये का सहायता दिया जाएगा, अगर आप सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाई करते हैं तो। अगर कोई, एक तो ये हो गया, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर कोई स्नातक की पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई स्नातक की पढ़ाई करता है, तो सरकार उसको प्रति माह 1,250 रुपये देगी। मान लो कोई लड़की स्नातक की पढ़ाई कर रही है, तो हर महीने उसके खाते में 1,250 रुपये वहाँ पे डाले जाएंगे। ठीक है, हर महीने। उसके बाद अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, स्नातकोत्तर कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रहा है, तो उसको 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 2,500 रुपये जो है प्रति माह दिए जाएंगे, और ये सरकार वहाँ पे इसकी घोषणा की है। मतलब हर महीने उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा। अगर कोई उच्च माध्यमिक स्तर पे है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है, तो 1,000, ग्रेजुएशन में 1,250, और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, पीजी की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको 2,500 रुपये प्रति माह देगा। लेकिन इसमें ना एक करेक्शन है, उसमें करेक्शन ये है कि 2 महीने का इसमें छुट्टी जो होता है, गर्मी की छुट्टी, तो उस 2 महीने में पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जून जुलाई, आई थिंक जून जुलाई के पैसे काट लिए जाएंगे। मतलब ये जो स्कीम है, इसमें 10 महीने का पैसा मिलेगा, केवल 10 मंथ्स। एक वर्ष में 10 महीने तक ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, 2 महीने के पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन हमें उतना अभी इसमें नहीं देखना है, केवल देखेंगे निजुत मोइना कहाँ पे भाई, आसाम के अंदर। और अब इस तरह की योजनाओं पे बाकी राज्यों में भी चर्चाएं सरकारें करती कि ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, ले खास करके लड़कियों के लिए। देखोगे कि लड़कियों के लिए जो है, कई बार पढ़ाई नहीं हो पाता आर्थिक अभाव में, तो सरकार ने ऐसी स्कीम चला रखी है। पूछा जाएगा स्कीम का लक्ष्य क्या है, तो 2 लक्ष्य है। पहला है बाल विवाह को रोकना, और दूसरा लक्ष्य है कि महिलाओं को इकोनॉमिकली और उनके सोशली, उनको पॉलिटिकली जो है काफ़ी इम्पावर्ड करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ताकि महिलाएं पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। नेक्स्ट है साथियों कि 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। तो यह पुरस्कार अभी हाल ही में यहाँ पे घोषणा किया गया था। इसमें आटम, जो कि तमिल फिल्म है, उसको दिया गया है। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है आटम, जो कि एक तमिल फिल्म है, उसको ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर लिखा रहे कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, अगर बोला जाए बेस्ट हिंदी फिल्म, तो हिंदी फिल्म बेस्ट पुरस्कार किसको मिला भाई, गुलमोहर को। ठीक है, और इसी में से साथियों आपको पूछा जाएगा कि कौन सा एक्टर जो है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है। तो आप लोग ये नाम जानकारी में रखेंगे। ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी जो कि कंतारा मूवी में थे, उनको ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ऋषभ शेट्टी, उनको ये पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। ठीक है,
और अभिनेत्री में किसे दिया गया, एक्ट्रेस में किसे दिया गया है? तो अभिनेत्री में ये पुरस्कार मिला है, 2 लोगों को दिया गया है। और एक है तमिल फिल्म, साउथ इंडियन है, और एक कच्छ फिल्म जो है, कच्छ एक्सप्रेस करके फिल्म है, मानसी पारेख, नित्या मेनन, है ना, दोनों को मिला है। मानसी पारेख, नित्या मेनन, और नित्या मेनन, ये 2 को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, मोटे तौर पे 3 चीजें जानकारी में रखोगे हो जाएगा। बेस्ट फिल्म कौन सा है? आट्टम, जो कि तमिल फिल्म है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, और एक्टर में ऋषभ शेट्टी कंटारा के लिए, कंटारा जो मूवी इनकी है उसके लिए। इन लोगों का जैसे मानसी पारेख का है कच्छ एक्सप्रेस, नित्या मेनन का एक तमिल फिल्म है, और उस तमिल फिल्म का नाम है तिरुचित्रमक्कलम। ठीक है, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए ये सवाल फिर हमारे सामने है। अभी एक बहुत ही अच्छा काम देश के लिए हुआ है कि भारत को जो है ट्रैकोमा से मुक्त देश घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने, है ना। ये काफी खबरों में रहा था कि डब्ल्यूएचओ जो है स्टूडेंट, वो ट्रैकोमा से मुक्त देश के तौर पे यहाँ पे घोषणा हुआ है। उसी से रिलेटेड कुछ जानकारी हम लोगों को यहाँ पे रखना है। सवाल क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। WHO हैज डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक जीवाणु से होने वाला संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आईज को इफेक्ट करता है। तो जी हाँ साथियों, ट्रैकोमा किसको प्रभावित करता है? ट्रैकोमा आईज को प्रभावित करता है, हमारे आंखों को ना। दुनिया में 5 में से 1 आदमी इससे प्रभावित है। ग्लोबल लेवल पे आंकड़े हैं कि प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति जो है इससे प्रभावित है। मतलब इट्स अप्रोक्स 20% ऑफ द पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन। दुनिया में 20% आबादी ट्रैकोमा के से पीड़ित है। भारत को मुक्त देश घोषित किया गया, तो भारत का बड़ा अचीवमेंट है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है क्या? तो बिल्कुल सही है साथियों, इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम लिखा हुआ है, और ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। दूसरा कि ट्रैकोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, एनटीडी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है क्या? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दी वाज करेक्ट। तो परीक्षा में देखिएगा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साइंस के रूप में जो आप देखोगे, विज्ञान में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो वहां के लिए भी आपको ये प्रश्न आपको देखना होगा। अभी YouTube पे आप लोगों का क्लास करंट की 8 बजे से है ना। करंट अफेयर्स की क्लास जो अभी आपकी रहेगी 8 बजे से है। टाइमिंग सही है ना? मुझे लगता है सही है। हमारे KGS के भी बच्चे, तब तक आप लोगों की क्लास हो जाती है ना विजेता बैच में, बोरिंग रोड और यहाँ। तो KGS की भी जो फाउंडेशन बैच की क्लास है विजेता बैच वाली, वो हो जाता है शाम में। आप लोग प्रयास करो अगर समय है तो, और बाकी सारे बच्चे भी ध्यान रखेंगे। 8 बजे करंट अफेयर्स मुझे लगता है सही टाइमिंग है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं बच्चा, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, हाँ पढ़ाई करते हैं बहुत सारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापना को मंजूरी दिया है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज काउंसिल। कहाँ पे बनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद? क्वेश्चन, इसकी स्थापना होगी लोथल में। लोथल जो कि एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, और इसके बारे में आपने इतिहास हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि इस पोर्ट का विशेष महत्व है। इस पोर्ट का विशेष महत्व है। इसका महत्व क्या था साथियों लोथल का? कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़ते हैं, या जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता, तो उस हड़प्पा सभ्यता के अंदर यह ज्ञात एकमात्र हमारा जो है वो पोर्ट है, बंदरगाह है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे हमें जानकारी रखनी है कि कौन सा पोर्ट को भारत में किसको इसकी घोषणा किया जाएगा। और ये लोथल जो है साथियों, ये पड़ता है गुजरात के अंदर। हाँ, गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, भावनगर जिला में पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो भावनगर जिला में स्थित लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज काउंसिल, राष्ट्रीय
समुद्री संरक्षण समुद्री विरासत परिषद को एस्टैब्लिश किया जाएगा। प्रधानमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस एक करंट के अंदर खूब अच्छे से आप लोग पढ़ाई करोगे, ढेर सारे अच्छे अच्छे सवाल परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत सारा हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए। करंट बहुत तरह का होता है। एक होता है जीएस बेस्ड करंट अफेयर्स जो सिविल सर्विसेज में आते हैं। एक करंट होता है ओनली फॉर वन डे एग्जाम्स के लिए, वो अलग टाइप का होता है। हाँ, तो प्रयास करना अच्छे से आप चीज़ों को देखते चलिएगा। आगे सवाल है साथियों, हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहाँ पर मेजर एटमॉस्फेरिक टेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला लेबोरेटरी की स्थापना किया है। शॉर्ट में इसको मैस बोल रहे हैं, मेजर एटमॉस्फेरिक टेरेनकोव एक्सपेरिमेंट सेंटर। ये ऑब्जर्वेटरी सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है लद्दाख में। और इस लैब ऑब्जर्वेटरी का या लैब का जो काम होगा, ये होगा यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए। ठीक है, जो ब्रह्मांड है उसके बारे में हम लोग यहाँ से ब्रह्मांड का जो है गहन अध्ययन किया जा सकेगा। इंटेंसिव स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में यहाँ पे इंटेंसिव स्टडी किया जाएगा, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें रिसर्च किए जाएंगे। तो हाल ही में जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको एस्टैब्लिश किया है लद्दाख के अंदर। हाँ, इस वेधशाला का ऑब्जर्वेटरी का नाम बहुत अच्छा है, इसको आप जानकारी रखना। शॉर्ट में मेस बोलते हैं, MSc मेस। हाँ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी रखें। आगे बढ़ोगे तो आगे फिर से सवाल है, हाल ही में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को समाप्त करने वाला देश कौन बन गया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा। हाँ, दुनिया का पहला ऐसा देश रिसेंटली हाल ही में जिसने जो है साथियों उसने कोल बेस्ड पावर जनरेशन को समाप्त कर दिया। वहां पर कोयला आधारित बिजली नहीं बनेगा। उस देश का नाम क्या है? देखो, बहुत बड़ा फैसला संबंधित देश ने लिया है। उस देश का नाम है साथियों ब्रिटेन। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को समाप्त किसने कर दिया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन 1882 में प्रारंभ हुआ था और सरकार वहां पे लगातार प्रयास कर रही थी। 1960 से जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि कैसे करके जो है हम लोग इसको कम से कम करें और दूसरे सोर्सेज पे शिफ्ट हो जाए। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी, उन सारी चीज़ों पे शिफ्ट हो जाए। तो भारत कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाल ही में ब्रिटेन ने इसकी घोषणा किया है। हाल ही में किसने इसकी घोषणा किया है साथियों? ब्रिटेन ने। हाँ, ब्रिटेन जो है वो अब थर्मल पावर प्लांट जो है वो एक था बचा हुआ, उसको भी अब उन्होंने बंद कर दिया है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बड़ा फैसला है, बड़ी घोषणा। पिछले दिनों खबरों में रहने वाला ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, क्या नाम है इसका? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का संबंध किस संगठन से है? डिजिटल कॉम्पैक्ट का संबंध किससे है? ध्यान से सुनना। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस का दौर चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्नमेंट को कैसे कोऑपरेट किया जा सकता है, गवर्नेंस को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इजी कैसे बनाया जा सकता है, उसको लेकर के ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है इसका एक सम्मेलन किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था इसमें? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, और उसका नाम रखा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये इससे संबंधित है। इसने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोजन किया था, यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर। इसने एक आयोजन किया है जिसका नाम था समिट फॉर फ्यूचर। तो जो समिट फॉर फ्यूचर का जो इन्होंने आयोजन किया था उसमें, उस समिट फॉर फ्यूचर में जो है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात की गई थी। और आपको याद होगा PM साहब भी अभी उधर गए थे, तो उस समय इसमें वो भाग लेकर के भी आए थे। उस दौरान इस पर चर्चाएं की गई थी ना। तो करेक्ट जानकारी हमारे सामने है ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे सामने यहाँ पे और भी सवाल हैं, उसको जल्दी से देखते हैं। सर, एग्जाम का डेट बढ़ गया। बच्चे, आप सिविल सर्वेंट हो ना, भविष्य के अधिकारी हैं। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए एग्जाम का डेट बढ़ गया कि घट गया, तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसका जानकारी मिलेगा या BPSC ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी मिलेगा? जल्दी हमें बताएं। अगर मुझे जानना हो कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है तो यूट्यूब बताएगा कि हमें उसका गूगल से वेबसाइट पे जाके हम देख सकते हैं? बच्चे, आप बहुत वाइज बनो। इस तरह के सवाल बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नहीं आपको करना चाहिए। मुझे लगता है क्यों किसी से पूछना। आप BPSC ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, देखो वहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में अगर कोई नोटिस आया देन बढ़ गया, नहीं आया है नहीं बढ़ा है ना।
तो बिल्कुल, क्या कर रहे हो आप, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। आगे देखोगे साथियों, 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में दूसरा पोत आईएनएस निर्देशक का निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन, भारत सरकार ने 4 जो है वो जो है यहाँ पे सर्वे शिप बनाने की घोषणा किया है। गवर्नमेंट का लक्ष्य कितना है? 4 सर्वे शिप बनेंगे, ठीक है। तो 4 सर्वे शिप में अभी दूसरा शिप जो है वो बन गया है, जिसका नाम है आईएनएस निर्देशक। तो पूछा जा रहा है कि इसको बनाया किसने है। तो साथियों, ये बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, जो कि कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे साथियों ये कोलकाता में ये स्थित है, और उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और ये कैसा है देखिए, तो आईएनएस निर्देशक कैसा है, ये दूसरा है ना, ये कैसा है, दूसरा सर्वे शिप है। तो पूछा जाएगा पहला कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन, फर्स्ट है आईएनएस संध्याक, आईएनएस संध्याक, ये हमारा पहला था, ठीक है, ये हमारा पहला था। और ये शिप का प्रयोग कौन करेगा भाई? तो भारतीय नौसेना जो है इसका प्रयोग करेगी, इंडियन नेवी इसका यहाँ पे प्रयोग करेगा। भारत की नौसेना जो है उसको ये हैंड ओवर किया गया है। तो इस शिप को किसने बनाया है, इस सर्वे शिप को किसने बनाया है? गार्डन गार्डन इसका नाम क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता में स्थित इंडस्ट्री है, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन, हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन लाओस में हुआ है? लाओस में कहाँ पे? वियंतियाने में, हाँ, इसकी कैपिटल में वियंतियाने में हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा संस्करण था, ये कौन सा, क्या हो रहा है भाई, चलिए, वियंतियाने में हुआ है। पूछा जा रहा है कि कौन सा एडिशन था, आसियान इंडिया समिट जो है इसका कौन सा एडिशन लाओस के अंदर हुआ है? तो साथियों 21st एडिशन, कौन सा एडिशन हुआ है? 21st एडिशन यहाँ पे हुआ है, जिसमें पीएम मोदी भी यहाँ पे शामिल हुए हैं भारत की तरफ से। तो ये जो आयोजन हुआ है आसियान भारत शिखर सम्मेलन, रैंक नंबर क्या होगा इसका? 21st। इसमें से अगर आपको पूछा जाएगा कि और इसमें कौन सा आयोजन था, तो 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी इसमें शामिल था, ठीक है। एक और इसमें सम्मेलन शामिल है, वह है 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये दोनों एक ही जगह हुआ है, पूर्वी एशिया, ईस्टर्न एशिया समिट। एशिया सम्मेलन, ठीक है, ये भी यहीं पे हुआ है, ठीक है। 19वें पूर्वी, 19th ईस्टर्न एशिया कॉन्फ्रेंस, ये भी यहीं पे आयोजित हुआ है। तो अगर पूछा जाए पूर्वी एशिया सम्मेलन का कौन सा संस्करण, तो 19th, 19वें। और भारत आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा था, तो 21वां शिखर सम्मेलन हुआ है, वियंतिया ने, यहाँ पे पीएम मोदी भाग लेने के लिए गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, आगे बढ़ोगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में ना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की संस्था इस रिपोर्ट को जारी करता है। और इस रिपोर्ट के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए हैं हंगर इंडेक्स से रिलेटेड। पहला जानकारी है कि वर्ष 2024 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर स्थिति में बना हुआ है। क्या भारत का स्कोर इतना है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, भारत ने 27.3 स्कोर किया है। इंडिया ने हंगर इंडेक्स में, इंडिया का स्कोर ये है, ठीक है। और इंडिया को कहाँ रखा गया भाई? इंडिया जो है एक्सट्रीम जो है वो सीरियस सिचुएशन के अंदर जो है रखा गया, मतलब काफी बुरे हालत में यहाँ पे है, भूख जो है गंभीरता से हमारे देश के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत 105वें, नेपाल 68वें, श्रीलंका 56वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है। और ये इसलिए जानकारी रखना चाहते हो क्योंकि जो पड़ोसी देश होते हैं उससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में रहेगा, पड़ोसी देशों से रिलेटेड सवाल। तो ये सारे देशों का रैंक याद रखिएगा। भारत किस नंबर पे है? 105वें स्थान पे। फिर आगे जानकारी है, यूएई, कुवैत सहित 22 देश हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान पे हैं। मतलब ये 2 देश हैं, इसके अलावा अन्य 22 देश भी इसमें प्रथम स्थान पे। ये भी हमारा क्या है? सही है। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें तीनों सही हो गया ना, 1 2 3 सब सही इसमें हमारा हो गया है। 1 2 3 इसमें सब हमारा जो है वो सही हो गया। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है भाई? कंसर्न वर्ल्ड वाइड करके एक संस्था है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, रिपोर्ट कौन जारी करता है? 2-3 संस्थाएं, लेकिन उसमें मेन संस्था यही है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो उस संस्था के द्वारा जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल।
उस संस्था के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित। नहीं, कोई चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या देखो कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हम सफर नीति की घोषणा किया है। देखो हम सफर नीति ना, जैसे ये हम सफर वर्ड यहाँ पे आया तो कई लोग इमोशनल हो गए होंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक मूवी आई थी हमारे देश में, और उस मूवी में ये बताया गया था, मूवी का नाम था 12th फेल ना, उसमें बताया गया था कि अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके साथियों का बड़ा सहयोग होता है, खास करके महिला मित्र का। तो ये नाम बड़ा इमोशनल है, हाँ, हम सफर नीति। तो साथियों, हम सफर नीति की घोषणा किसने किया है? हम सफर नीति की घोषणा किया है जहाँ पे हम सफर करते हैं, सड़कों पे सफर करते हैं ना। तो भारत सरकार का जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात होती है उसके निर्माण के लिए इसकी यहाँ पे घोषणा किया गया है। किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी। हम सफर नीति की घोषणा किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये क्या करेगा भाई? तो हमारे देश का जो इंफ्रा है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उसको ये बिल्ड करेगा, उसको और बेहतर बनाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं? विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड, WWF के द्वारा कौन सा रिपोर्ट नहीं जारी किया जाता? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किए जाते हैं इसी के द्वारा। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स भी जारी किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन भी जारी किए जाते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट या फिर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो चाहते हो, ये जारी नहीं किया जाता, ठीक है। और ये कौन जारी करता है भाई? तो इसको जारी करने का काम करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया भाई इसमें? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को छोड़ करके बाकी सारा जो रिपोर्ट है, बाकी जो सारा रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है भाई? तो वो रिपोर्ट जारी कर रहा है वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन। सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति ने किस राज्य के नागा आलंका में नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है? ठीक है, कौन सा वह क्षेत्र है जहां पे एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र जो चाहते हो, मिसाइल टेस्ट सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा? जगह का नाम लिखा हुआ नागा आलंका। तो ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। हाँ, कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो आपने देखा होगा भारत में जैसे चांदीपुर जो परीक्षण केंद्र है, टेस्ट सेंटर है, या श्रीहरिकोटा का जो क्षेत्र है, या जो अब्दुल कलाम पोर्ट है ओडिशा के अंदर, तो बहुत सारे इस तरह का, या पोखरन जो राजस्थान के अंदर है, वो क्या होता है? मिसाइल टेस्ट सेंटर होता है। तो भारत में एक नया टेस्ट सेंटर बनाया जा रहा है, और टेस्ट सेंटर का नाम क्या है? उस टेस्ट सेंटर का नाम है नागा आलंका। ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आज के सेशन को इधर ही समाप्त करेंगे। हाँ, आज के सेशन को बच्चा इधर ही समाप्त करेंगे हम लोग। और आपको एक जानकारी दे दूं, जो बच्चे क्लास को लेट से ज्वाइन किए हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मंथली करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं साथियों, वो है हमारा कि अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, अभी हम करा रहे हैं आपको अक्टूबर जो है 2023 से लेकर के जो है, मेरा प्रयास है कि आपको इधर नवंबर 2024 तक रिवीजन कराया जाए। बहुत क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे परीक्षा के अंदर, आपको ढेर सारे सवाल डायरेक्ट दिखेगा क्लास का, ठीक है। तो अक्टूबर 23 से लेकर के नवंबर 24 तक हम लोग इसमें प्रयास करेंगे ढेर सारे सवालों को देखने का। अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई? तो अभी जो आपकी क्लास चल रही थी वो है अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स। इसको अक्टूबर 24 से हमने स्टार्ट किया है, बैक चले जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर के बाद सितंबर, इस तरह से अगस्त करते हुए बैक जाएंगे। अक्टूबर में आज हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। पार्ट 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल वही डिस्कस करेंगे, इसमें फालतू चीजें नहीं। तो राइट, इस बात को आप यहाँ समझ पा रहे हो सब बच्चे? तो आज के इस क्लास में अंदर फिलहाल इतना ही। कोशिश करना एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलिएगा, सारे सवालों को अच्छे से देखते चलना। टेलीग्राम चैनल पे PDF के लिए आप सभी वहाँ पे जुड़ सकते हैं।
तो कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो 30 नंबर के बाद के सवालों को देखेंगे, ठीक है। 30 नंबर के बाद जो है ये प्रश्न होगा, यूनिसेफ के अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तु और सेवाएं प्रदान कर कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन को फिलहाल यहीं पे समाप्त करेंगे। और जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सब के साथ YouTube पे बहुत लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रहा है। मुझे आनंद आया, मुझे मज़ा आया आप सबके साथ जुड़ करके। और अभी लगातार आप सबके साथ हमारी पूरी टीम KGS की बनी हुई, हम सब यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। ढेर सारे अच्छे अच्छे सवालों को, करंट अफेयर्स का हम लोग देखने वाले हैं। टाइमिंग याद रखोगे 8 बजे, हाँ, लेट से नहीं आना है। कई बच्चे आज क्लास में लेट थे, नहीं तो प्रयास करोगे कि आप टाइम पे आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी भाई, 8 बजे आपको आना है। 8 PM आपकी क्लास की टाइमिंग है करंट अफेयर्स की, तो प्रयास करिएगा 8 बजे जुड़ने का। हाँ, चलो आज के लिए इतना फिलहाल, चलिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खूब ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल की क्लास में।